नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनमें क्रोनिक इम्यूनिटी प्रॉब्लम है उनके लिए कोरोना एक समस्या और भी ज्यादा जटिल है। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक जो बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं उनमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C, जो एक रेयर ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, बच्चों के इससे प्रभावित होने की आशंका है और इससे मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। वहीं जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल पीडियाट्रिक्स के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित हुए हर 3 में से एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने और ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको खुद से ज्यादा बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है और ये इसलिए भी रखना है क्योंकि मोडर्ना NIC 2 से 12 साल के बच्चों पर डोज का ट्रायल अभी जारी है। वहीं फाइजर की mRNA जो अभी भी वैक्सीन के बच्चों के प्रभाव को लेकर स्टडी पीरियड में है, उसे 12 से 15 साल के बच्चों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके साथ ही नवजातों के लिए भी टीके को लेकर अभी स्टडीज लगातार जारी हैं। संभावना यह है कि अभी 1 साल तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। सच्चाई यह भी है कि नवजात और 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी कोरोना की जद में आ सकते हैं और ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। तो फिर आप कैसे बचाएं अपने बच्चों को कोरोना की मार से? आज बात इसी मुद्दे पर। आज आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। अगर आपके बच्चे को कोरोना हो गया है तो फिर उसकी देखभाल कैसे करें, बच्चों में कैसे पहचानें कि वो कोरोना की जद में हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इस साल बच्चों की वैक्सीन आ पाएगी इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। ऐसे में बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है और ये समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है जिनसे हम तमाम वो सवाल करेंगे जो बच्चों से जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है जे.के. लोन अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। हमारे साथ मौजूद हैं पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी डॉक्टर वरुण विज जी और जे.के. लोन अस्पताल के इंचार्ज इमरजेंसी डॉक्टर मनीष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपसे मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान जो स्थिति है, कोरोना अनकंट्रोल सा दिखाई दे रहा है, कितने बच्चे इसकी जद में आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले वक्त में बच्चों पर इसका प्रभाव बढ़ेगा या कम होगा? ये जो सेकेंड फेज कोरोना का आया है उसमें पहले से ज़्यादा बच्चे संक्रमित होते नज़र आ रहे हैं। पहली वेव में करीब 8.5% बच्चे संक्रमित हुए थे और अभी जैसा लगता है ये 12 से लेकर 14% के बीच हो सकता है। और अगर हम अमेरिका का उदाहरण देखें तो अमेरिका का जो पहला वेव था उसमें 11% बच्चे संक्रमित हुए थे और सेकेंड वेव में 21%। तो ये जरूर है कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स अभी तक कर पा रहे हैं क्योंकि अभी ये सेकेंड वेव शुरू हुई है और अभी से ये 13 से 14% होने की संभावना दिखा रहा है और हो सकता है कि ये आने वाले समय पर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एक घर में अगर कोरोना आया तो सारे व्यक्ति जो उस घर में मौजूद हैं संक्रमित हो रहे हैं और इसी वजह से इस बार हमारे सारे स्कूल में बंद होने के बावजूद भी बच्चों में ये संक्रमण ज़्यादा है और ये वाला जो वायरस आया है इसमें संक्रमण करने की क्षमता भी ज़्यादा है और गंभीरता लाने की भी क्षमता ज़्यादा है। सर, आपने कहा कि 12 से 13% के आसपास बच्चे इससे संक्रमित आने वाले वक्त में हो सकते हैं। ये 12 से 13% बच्चों की पॉपुलेशन क्या है या जो कोरोना केसेस आ रहे हैं उनमें 12 से 13%? 12 से 13% जो टोटल कोरोना केसेस हैं उसके 12 से 13% बच्चे संक्रमित माने जाएंगे। मतलब ये कि जो भी हमारी जनरल पॉपुलेशन में आज कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें करीब 13% केसेस बच्चों के होंगे। मतलब ये कि जैसे जैसे मतलब अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 13 केसेस बच्चों के होंगे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, क्या बच्चे भी इमरजेंसी वार्ड की तरफ पहुंच रहे हैं कोरोना की वजह से? क्या उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है? किस तरीके के सिम्टम्स जो कोरोना संक्रमित बच्चे उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 1 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल से, तो हमारे पास करीब 17 बच्चे कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं इमरजेंसी के अंदर जे.के. लोन की, जो कि पिछले 6 महीने का अगर फिगर निकालें तो उससे काफ़ी कम निकल के आता है। तो कोविड पॉजिटिव बच्चे काफ़ी इमरजेंसी के अंदर आ रहे हैं
ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी उनके अंदर आ रही है। जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, अगर फिगर निकालें तो इन 17 में से करीब 13 बच्चे ऐसे थे जिनको कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आए थे, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, और करीब 4 बच्चे ऐसे थे जो कि डायरिया वॉमिटिंग करके आए थे। तो अगर आप ये देखें तो हर तरह के स्पेक्ट्रम के साथ आ रहे हैं और बच्चे काफ़ी सीरियस अवस्था के अंदर भी हमारे पास आ रहे हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनके अंदर होती है, बट ये है कि पीडियाट्रिक कोविड के अंदर अभी तक जो हमारे पास बच्चे आए हैं उनके अंदर मॉर्टेलिटी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जैसा कि अशोक गुप्ता सर ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आने लग गए हैं 17 एक महीने के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड के केसेस आ रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी डॉक्टर वरुण विज भी मौजूद हैं। वरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे सिम्टम समझना चाहूंगा। फर्स्ट वेव के अंदर बच्चे कितने संक्रमित हो रहे थे, उनमें किस तरीके के सिम्टम्स थे, और इस सेकंड वेव में जो एक तरीके से अनकंट्रोल दिखाई दे रही है उसमें बच्चों के अंदर किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब फर्स्ट वेव आई थी लास्ट ईयर तो इतना ज्यादा बच्चों में संक्रमण नहीं हुआ था। उसके काफी कारण थे। एक तो ये था कि बहुत जल्दी लॉकडाउन लग गया था, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब बंद कर दिए गए थे, सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ये सब एकदम से बंद कर दी गई थी। एंड उस वक्त क्योंकि ये वायरस नया था, डर का माहौल था, हर कोई अपने घर के अंदर था, तो इसलिए लास्ट ईयर हमें बच्चों के केसेस इतने देखने को नहीं मिले। बट इस साल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बच्चों के बीच में। इनके भी कुछ कारण हैं। एक तो कहा जा रहा है कि जो वायरस के अंदर जो म्यूटेशंस हुई हैं वो अब बहुत ज्यादा संक्रमित कर रहा है वायरस, और पूरी फैमिलीज इन्फेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग दी बच्चे। और इस दौरान ऐसा भी हुआ था कि कुछ स्टेप्स जो हम हो सकता था थोड़े पहले उठा लेते वो बाद में उठाए गए, तो उस दौरान उससे पहले काफी बच्चे संक्रमित हो चुके थे, बिकॉज मॉल्स खुले थे, स्कूल्स चल रहे थे, तो ये सब चीजें हो रही थी जिसकी वजह से बच्चे घर पे संक्रमित हुए। अब जहां तक बात है सिम्टोमेटोलॉजी की, उसमें काफी ये है कि काफी एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस का हमें देखने को मिल रहा है कि मोस्ट कॉमन तो अभी भी यही है कि बच्चों को बुखार आ रहा है, जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी तक में भी जा रहा है, जैसे कि 100, 102, 103 तक भी बुखार पहुंच रहा है जी। उसके साथ में कुछ बच्चों को खांसी, जुकाम, ये अलोंग विद द फीवर ये परसिस्ट कर रहा है। और ये इस बार के जो सिम्टम्स हैं वो पहले जैसे पिछली बार 4 या 5 दिन में लोग सेटल हो रहे थे, इस बार ये चीज थोड़ी बढ़ रही है और बुखार कम से तकरीबन 8-10 दिन तक भी खिंच रहा है। दूसरा, इस बार जीआई सिम्टम्स जो कि डायरिया और वॉमिटिंग, इसके साथ भी बच्चे काफी इस सिम्टम के साथ भी काफी बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीआई सिम्टम्स, ब्रीदिंग सिम्टम्स और फीवर, इन सब सिम्टोमेटोलॉजी के साथ में हमें बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, एक और सवाल आपसे। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। कहा जा रहा है कि इसके बढ़ने से बच्चों के अंदर मृत्यु दर बढ़ जाएगी, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका जो रेट है MIS-C का होने का बहुत कम है। इट इज मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% ऑफ द बच्चों में ही ये देखा जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जिस भी बच्चे को कोविड हो रहा है वो MIS-C में लैंड कर रहा है। सिर्फ 2 या 3% बच्चों में ही ये देखने को मिल रहा है। और हर बार MIS-C का होना ये नहीं है कि उनके अंदर मृत्यु का दर बढ़ जाएगा। अगर टाइमली अस्पताल में पहुंच जाते हैं और वहां पे इलाज शुरू हो जाता है तो इस बीमारी को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन बच्चों के ब्रेन पर बीते 1 साल में बड़ा असर पड़ा क्योंकि स्कूल बंद रहे, बच्चे घरों के अंदर कैद रहे। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या राजस्थान के अंदर बच्चों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की जरूरत आपको महसूस हो रही है? क्योंकि बच्चे अगर इलाज के साथ साथ खेलेंगे तो शायद मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रिकवर हो पाएंगे। उनके लिए एक अलग से अस्पताल की जरूरत आपको महसूस हो रही है? देखो, बिल्कुल हर जगह पर, इंक्लूडिंग राजस्थान, हर जगह पर एक डेडिकेटेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए जहां पे हम चिल्ड्रंस की नीड को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। जो बच्चे हैं वो छोटे एडल्ट्स नहीं हैं, उनकी नीड्स दूसरी हैं, उनके इलाज में भी फर्क है एज कम्पेयर टू दी एडल्ट्स। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड, एक नीड तो डेफिनेटली है कि एक डेडिकेटेड बच्चों का अस्पताल होना बहुत जरूरी है। जी, आपको क्या लगता है बच्चों की रिकवरी के लिए बेहतर क्या होगा, एक डेडिकेटेड बच्चों का अस्पताल या फिर जिस तरीके से सामान्य अस्पताल है वहीं पर बच्चों का इलाज? क्योंकि बच्चे के साथ अगर पेरेंट्स रहते हैं तो वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अगर उनको इस तरीके के अस्पताल में इलाज के लिए डाला जाएगा तो डिप्रेसिव हो जाएंगे।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम एज अ रूल अगर बच्चे को भर्ती करते हैं तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, हम विदाउट पेरेंट्स वैसे भी भर्ती नहीं करते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली हम मदर को साथ में इन्वॉल्व रखते हैं अपनी केयर में, बिकॉज दैट हेल्प्स अस, वो हमारी हेल्प करता है, मदर भी हमारी हेल्प करती है ताकि हम बच्चों को ट्रीटमेंट ठीक से दे पाए। तो मदर या फादर का होना तो बहुत ही जरूरी है एक अस्पताल के अंदर अलोंग विद द किड्स। जी। और आजकल वैसे जो देखा गया है कि जो बच्चे जो संक्रमित हो रहे हैं उनके पेरेंट्स भी संक्रमित हैं, तो जो एक्सपोजर उनको जो घर पे होना है, जब वायरस उनको कैच किया तो पेरेंट्स भी इन्फेक्टेड है, बच्चे भी इन्फेक्टेड है। और अगर पेरेंट्स की तबीयत ठीक है और बच्चे की तबीयत खराब है तो जब हम बच्चे को भर्ती करते हैं तो हम मदर या फादर में से किसी एक को उनके साथ में रखते हैं जी। और जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सलाहकार नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक डॉक्टर योगेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। योगेश शर्मा जी, राजस्थान की कंडीशन को मैं समझना चाहूंगा और बच्चों को समझना चाहूंगा, क्या इस बार बच्चे भी ज्यादा लापरवाह हो गए या कहें कि बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को लेकर इस बार सेकंड वेव में ज्यादा लापरवाह हो गए 2020 के मुकाबले? देखिए, पहले जो लास्ट वेव थी उसमें पहले से ही लॉकडाउन लग गया था टाइमली। उसमें पेरेंट्स वर मोर अवेयर कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना है, स्कूल शटडाउन्स हो गई थी। बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में लास्ट फ्यू मंथ से सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, पार्टीज सोशल गैदरिंग में जा रहे थे, एक्सपोजर हो रहा था। सब लोग समझा रहे थे कि हमें SMS मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, मास्क यूज़ करना है एंड सैनिटाइजेशन यूज़ करना है, बट वो यूज़ नहीं हो पा रहा था प्रैक्टिकली। एंड उसका जो रिज़ल्ट है अब हमें इस लहर में देखने को मिल रहा है कि उसकी वजह से इतने ज़्यादा पेशेंट एकदम से ऊपर दिखने लगे हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और बच्चों में अगर बोलें तो बच्चों की वी हैव वेरी लिमिटेड फैसिलिटी लाइक JK लॉन जयपुर के अंदर, उसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जी। लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें जी। तो उसी के सर, हिसाब केसेस की स्टडी तो हो रही होगी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, केसेस की स्टडी तो हो रही होगी। जो बच्चे इस वक्त संक्रमित हो रहे हैं, क्या उनकी केस स्टडी ये बताती है कि माता पिता या घर में किसी और की लापरवाही की वजह से वो बच्चे इसकी जद में आ गए? जितने मोस्ट ऑफ द जो बेबी अफेक्टेड हो रहे हैं उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मोस्टली ये जो है उनसे कैच करके ही बच्चों में इन्फेक्शन आ रहा है जी। तो क्या इसका मतलब ये माने कि बच्चों को घर के अंदर भी कम से कम मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जितना हो सके, और घर के अंदर रहते हुए भी उसको सैनिटाइज करना चाहिए? SMS डेफिनेटली, जो अभी पहले मैंने बताया कि सैनिटाइजेशन बहुत कंपलसरी है, स्पेशली जब पेरेंट्स बाहर काम कर रहे हैं और घर पे वापस आ रहे हैं जी। तो सैनिटाइजेशन इज़ मस्ट। और बच्चों से जब उनको पता है कि मैं एक हाई रिस्क एरिया में, सपोज हम डॉक्टर हैं और हम काम कर रहे हैं, हमें पता है हम हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं, जब हम घर आते हैं तो हमें बात लेनी है, सैनिटाइजेशन लेना ही है और बच्चों से हम उचित दूरी बना के घर पे रहते हैं जी। एक सेपरेट रूम हमने अपना मेंटेन कर रखा है जिसमें हम अपने आप को आइसोलेट करके रहते हैं, क्योंकि हमें डेली हमें पता है कि हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट। डॉक्टर अशोक, आपको लग रहा है कि इस बार जो यंगस्टर ने या फिर जो बाहर निकलकर काम करते हैं उनकी लापरवाही जो बच्चों पर भारी पड़ रही है उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले बार हमने बहुत सी ऐसी तस्वीर देखी थी कि पिता बाहर बैठा हुआ है, खाना रखा हुआ है, परिवार के कांटेक्ट में नहीं है, अलग से एक सेपरेट कमरा उसको दे दिया गया है अगर वो बाहर काम करने जाता है। इस बार ये सब कुछ नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इस बार जो संक्रमण फैला है बच्चों को किसी और जगह से नहीं मिलके ये केवल घर से मिल रहा है। कारण ये है कि एक अडल्ट के जब संपर्क में बच्चा आता है तो वो उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अडल्ट से बच्चे को संक्रमण मिलना आसान है और बच्चे से किसी अडल्ट को संक्रमण होने की संभावना केवल 50-60% ही होती है, क्योंकि इसके अंदर से जो वायरल एक्सक्रीशन है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो अडल्ट जब भी संक्रमित होगा वो बच्चे को संक्रमित करने की संभावना ज़्यादा रखता है। और जैसा आपने पहले बोला वो बिल्कुल सही है कि अभी संक्रमण हम बच्चों को घर से दे रहे हैं, वो क्योंकि स्कूल बंद हैं, पार्क बंद है, खेलने की जगह भी बंद है, उसके बावजूद भी संक्रमित केसेस बढ़ रहे हैं। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि घर के अंदर जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है उसमें कमी आई है, उसको हमें बार बार समझाने की ज़रूरत है। सर, आज हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर इस संक्रमण को रोका जा सके और परिवारों को जागरूक किया जा सके। तो मैं दूसरे हिस्से पर आता हूं, बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए और इसमें बड़ों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बच्चों को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बड़े अपने आप को संक्रमित होने से बचाएं, क्योंकि जब वो बचेंगे तो बच्चे तो अपने आप ही बच जाएंगे। इसलिए जब भी आप बाहर जाएं आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन इनका ध्यान रखें
और अगर आप इतना थोड़ा सा भी सतर्क रहेंगे तो होगा ये कि आप जब घर आएंगे तो आप संक्रमण अपने साथ लेके नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, बच्चों को जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बोला था कि आप अगर ऐसा कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, आपको रोज़ अस्पताल जाना है, आपका रोज़ एक्सपोजर है संक्रमित व्यक्तियों के साथ, तो कोशिश करें कि आप अपने परिवार से आइसोलेट यानी कि बहुत क्लोज कांटेक्ट नहीं रखें, तो ये बेहतर होगा जी। तीसरी चीज़ ये कि बच्चों को आप एनकरेज करें कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा फ्रेश खाना खाए और उनके कमरों की हवा कम से कम भी दिन में 3 से 4 बार बदलें। यानी कि जितना ज़्यादा आपकी एयर एक्सचेंज होगा उतना ही वायरस का वहाँ रह पाना कम हो पाएगा। इसलिए वातावरण पे ध्यान दें, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दें और अपने आप को बचा के रखें ताकि बच्चे खान पान में भी कोई बदलाव की जरूरत? खान पान में बस यही मैं बोला कि आपको कि खाना ऐसा खाएं जो ताज़ा हो और उसमें फ्रूट्स रेगुलरली हो और फ्रेश वेजिटेबल्स हो। तो इन चीज़ों से आप इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगे और संक्रमित होने से बचेंगे। ठीक है। डॉक्टर मनीष शर्मा, इमरजेंसी के अंदर जब एक बच्चा भर्ती हो रहा है तो इलाज के लिए कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं? बड़ों को इलाज देना थोड़ा आसान होता है, बच्चों का इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं। अडल्ट अगर कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट आएगा तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आप मास्क लगा के उस तरफ मुंह करके बैठे हैं और हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन पीडियाट्रिक कोविड के अंदर मान लो 2 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा या इवन 2 साल का बच्चा आ रहा है तो उसको आप मास्क के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, दूसरा वो अननोन जगह के अंदर आ रहा है, कोई तीसरा आदमी उसको एग्जामिन कर रहा है तो वो इरिटेबल हो जाता है और मास्क कंपल्शन करने के ऊपर बच्चे रोने लग जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो एग्जामिनेशन पीडियाट्रिक पेशेंट का बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है, जिसके के कारण हमारे रेजिडेंट्स को पूरा प्रोटेक्शन पहनना पड़ता है। और उसका ऑपोजिट ये होता है कि जब रेजिडेंट और हम लोग प्रोटेक्शन पहनते हैं तो वो बच्चे हमको देख के थोड़े घबरा जाते हैं और वो उससे और इरिटेबल हो जाते हैं। दो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा ना हो। और सिम्टोमेटोलॉजी अडल्ट से बच्चों के अंदर थोड़ी सी अलग होती है, मैनेजमेंट थोड़ा सा टिपिकल होता है। एक अडल्ट को आप मैनेज कर सकते हैं, उसको दवाई के बारे में, उसको देखभाल के बारे में बता सकते हैं, बट पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर उसकी माँ को अलग समझाना पड़ता है और बच्चा माँ की सारी बात माने या ना माने वो भी बहुत मुश्किल होता है। क्या राजस्थान अभी इस चीज के लिए तैयार है कि जितने बच्चे अभी एडमिट हो रहे हैं उनको प्रॉपर इलाज मुहैया करा सके? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई उनको देनी है, बाकी चीजें देनी है, तो एक प्रॉपर व्यवस्था होती है। जो चीजें हम एडल्ट के लिए इस्तेमाल करें वही सेम इक्विपमेंट हम बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या उसके लिए राजस्थान तैयार है? देखिए, मैं अगर मेरे हॉस्पिटल की बात करूं तो हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। हमारी जो ILI वार्ड है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वार्ड है, उसके अंदर 32 बेड्स हैं और हमारे पास करीब उसमें 5 से 6 वेंटिलेटर और बाईपैप्स और सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, ABG, एक्सरे, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो हम पूरी तरीके से इक्विप हैं पीडियाट्रिक कोविड को मैनेज करने के लिए। और मैं आई एम श्योर कि बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस में भी इस तरीके की सुविधाएं होंगी। तो जहां तक प्रिपेयर्डनेस की बात है, पूरी तरीके से तैयार हैं। हाँ, जनता को संभलना है, ये जनता की जिम्मेदारी है। ठीक है। अरुण विज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण विज जी, सवाल दरअसल ये है कि 18 साल तक के युवाओं को तो 1 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। अब उसमें मानकर चल सकते हैं कि वैक्सीन की कमी की वजह से 15 मई से हो सकता है या 1 जून से हो सकता है, ये मानकर चल सकते हैं। सर, बच्चों का वैक्सीनेशन कब तक शुरू हो सकता है? आपको कैसा लगता है कि ये पीरियड कितना हो सकता है? क्योंकि परिवार को यह समझना जरूरी है, अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, सावधानी ही जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस वक्त तो सभी को समझना जरूरी है कि इस वक्त हमारे पास बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। बाहर के कुछ देशों में अभी लाइक US और UK के अंदर कुछ ट्रायल्स अभी शुरू हो चुके हैं बच्चों की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए भी। बट वो ट्रायल्स कब तक कंप्लीट होते हैं, उनका सेफ्टी प्रोफाइल क्या आता है, फिर उसके बाद और वैक्सीन से कितनी निर्जात होती है, वो आने में बहुत टाइम है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत लंबा समय है कि हम कोई ऐसी वैक्सीन अभी ला पाएंगे जो हम बच्चों के ऊपर भी लगाना शुरू कर सकें। सो इस वक्त तो सबसे अहम बात यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अभी इस वक्त पार्टीज और बर्थडे पार्टीज ये अभी ऑर्गेनाइज ना हो, मास्क पहन के रखें। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया
कि जब हम एज अ डॉक्टर घर पे आ रहे हैं और हम अपने आप को एक कमरे में बंद रख रहे हैं, जी। तो इसी तरह की जो दूसरे प्रोफेशनल लोग भी हैं, जो अगर वो उनको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा अपने घर पे आके सोशल डिस्टेंसिंग करें एंड जी। हैंड वॉशिंग, ये सारे स्टेप्स अपनाएं, क्योंकि बच्चों के लिए जो वैक्सीन अभी ठीक। आना है वो अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं ठीक है देगी। सर, दो सवाल और आपसे मेरे हैं। पहला सवाल तो ये कि सरकार को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या अलग से बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड अस्पताल जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर बनाया जाए? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि बच्चों को जिस तरीके से स्टीम दी जाती है, बाकी चीजें दी जाती है, तो परिवार में कोई ऐसा हो जिसको आप ये सजेस्ट करना चाहे कि आप रूटीन में बच्चों को कम से कम ये एक प्रोसेस के जरिए हर दिन मेडिसिन दीजिए, या फिर ये एक आप कीजिए, उससे बच्चा कोरोना से दूर रहेगा? देखो, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। मैं आपके जो दो सवाल हैं उसमें से पहला सवाल आपका ये है कि सरकार को इस वक्त अस्पताल के लिए देखना चाहिए। देखो, वो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से ये वायरस फैला है, इट हैज टेकन एवरीबॉडी टू ए सरप्राइज। और इस बार जो वेव आई है उसके लिए कहीं पे भी किसी भी तरह की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जी। और इतनी जल्दी होना भी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है। बट सरकारें काम कर रही हैं, वॉर फुटिंग में काम चल रहा है। बट हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली हम जितना भी कर लें, हमें ये ऐसा लगता है कि वो हमेशा उसमें कमी रहेगी ही रहेगी। बट हम इन चीजों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम पे इन सब चीजों के ऊपर हम काम भी करेंगे कि क्या क्या और इसके अंदर करा जा सकता है। जी। आपका जो दूसरा सवाल है कि बच्चों में ऐसा क्या किया जाए कि उनमें ना हो, देखो अगेन, पौष्टिक खाना, घर का बना हुआ खाना, हाथ धुले हर बार, चाहे वो बच्चा शौच के लिए जा रहा हो, चाहे वो कोई और भी कर रहा हो। सो जो हैंड वॉशिंग की जो हैबिट्स हैं वो बहुत ही छोटी एज से ही उनके अंदर इनकलकेट कर देनी चाहिए। एंड अगेन, नो किसिंग ऑन द फेस, ये ऐसे चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हम डायरेक्ट उनके ऊपर ट्रांसफर ना कर सकें। और अगेन, बड़ों को अपना ध्यान करना पड़ेगा इस वक्त, ताकि अगर बड़े सुरक्षित रहेंगे तो उनके घर, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। जी। सो इस वक्त तो हमें सिर्फ इसी चीज को टाइड ओवर करना है और अपना ख्याल करना है, और इसी तरीके से हमें बच्चों का भी ख्याल करना है। अरुण जी, वरुण जी, अंतिम सवाल आपसे है। स्टडीज आप पढ़ते रहेंगे, आने वाले वक्त आपको क्या लग रहा है, बच्चों के अंदर संक्रमण बढ़ेगा या फिर पीक हम देख चुके हैं, कम होगा? देखो, ये अगेन, इसको अभी कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से अभी आंकड़े आ रहे हैं, अभी भी किसी भी स्टेट में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोई और स्टेट हो, कहीं पे भी अभी मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी। अभी केसेस देखने से तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और बढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मिड मई से जाके पीक आएगा और उसके बाद केसेस गिरने शुरू होंगे। जी। लेकिन तब तक हमें बहुत सावधान बरतने की ठीक है जरूरत सर। है। योगेश विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश विजय जी, बच्चों के अंदर पहली मर्तबा तो संक्रमण होना ही नहीं चाहिए, पूरी कोशिश ये करनी चाहिए, लेकिन संक्रमण होने के बाद बच्चे जब अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्या मेडिसिन का प्रोसेस वही जो यंगस्टर के लिए है, जो ओल्ड एजेस के लिए, या उनके लिए कुछ अलग है? बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग है। एडल्ट में वो अपने आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, उनको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। बट बच्चों के साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ा मुश्किल होता है। दे हैव टू अकम्पनीड बाय द पेरेंट्स, मदर, फादर, दादा, दादी या नाना, नानी। वो आते हैं और उनको एग्ज़ामिन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम सारे लोग मोस्टली अभी टेलीफोनिकली ऑल्सो वी आर गाइडिंग देम कि अगर फीवर आ रहा है, सिंपल फीवर है, एसिम्प्टोमेटिक है, रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं है, अगर उसको लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग नहीं हो रहा है और माइल्ड फीवर है, तो दे कैन वेट एट होम एंड वी यूज टू प्रिस्क्राइब देम टेलीफोनिकली ऑल्सो मेडिसिन, जो कि पैरासीटामोल बुखार की दवाई होती है। ठीक है। उसको हम 15 मिलीग्राम पर केजी से दे सकते हैं और सारे डॉक्टर हम यही कर रहे हैं अभी। उनको कोशिश करते हैं वो घर पे ही ठीक हों, उनका हाइड्रेशन मेंटेन हो। कुछ न्यूट्रिशनल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, न्यूट्रिशनल अच्छा न्यूट्रिशन रख सकते हैं, बेटर एरेशन ऑफ द रूम रख सकते हैं। अगर फीवर परसिस्टेंटली हाई रह रहा है 3 to 4 डेज़ के बाद भी, और साथ में डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चा बेहोशी की तरफ बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की मेरे रिक्वायरमेंट। पास अब वक्त की कमी है। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। बच्चों के अंदर जो कोरोना की वजह से दिक्कतें बड़ी होंगी, लंग्स पर तो उनके भी असर पड़ रहा होगा सर, बाकी चीजों पर भी पड़ रहा होगा, क्या उम्र के साथ वो रिकवर हो सकते हैं, संभावना है, या फिर जो डैमेज हो जाएगा वो हो जाएगा? कोरोना का संक्रमण बच्चों के दो तरीके से अफेक्ट कर रहा है। एक तो है मेंटल डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि हमारी जो स्टडी भी हुई थी, हमने JKLM में स्टडी की है, 1 साल में बच्चों के अंदर मेंटल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना या वज़न बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना, इस तरीके की जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इलनेसेस आई हैं उनका बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय तक वो घर के अंदर बंद है और आने वाले काफ़ी महीनों तक उन्हें अभी बंद रहना है। इसलिए पेरेंट्स को समझना होगा ये समय ऐसा है जिसमें उनको स्वस्थ रहना और स्वस्थ रहने के लिए क्या तरीके अपनाने हैं वो सिखाना है। उसके अलावा जो संक्रमण है, जैसे आपने बताया था 2 तरह के संक्रमण हम देख रहे हैं। वन इज़ MIS-C बहुत ही गंभीर स्थिति है और अभी बहुत से डॉक्टर इसके बारे में समझते नहीं हैं, इसीलिए उनका निदान थोड़ा कम हो पा रहा है। हमारे अस्पताल खासतौर से JK लॉन में एक वो लेवल ऑफ एजुकेशन या अवेयरनेस ज़्यादा है और काफ़ी केसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये केसेस काफ़ी सीरियस होते हैं क्योंकि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। उम्र के साथ चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो? जो भी डैमेज होगा, जैसे आज लंग कैपेसिटी है वो लिटरली थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा रहेगी, क्योंकि जब हीलिंग होती है लंग्स के अंदर तो उसके अंदर फाइब्रोसिस आएगा। तो ये इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि जितने भी इफेक्ट्स हैं उनका कहीं ना कहीं रेजिडुअल इफेक्ट बच्चे के ऊपर रहेगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विजय आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनीष जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किया कि आपके जो घर के भविष्य हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उनको बचाकर रखिए, उनके भविष्य को बचाकर रखिए, कोरोना से बचाकर रखिए, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित हो जाएगा उसको जिंदगी भर कुछ ना कुछ सहना जरूर पड़ेगा और यह जिम्मेदारी घर के बड़ों की है, ना कि बच्चों की है। नमस्कार।